आज हम लोग देखेंगे ब्राजील का जो प्राकृतिक रचना है वो कैसी है, और उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर के, जैसे भारत का द्वीपकल्प और किनारे, यानी कि जो आइलैंड्स और कोस्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और भारत की भूरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर। ओके सर। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये है भारत का ब्राजील का प्राकृतिक नक्शा। ठीक है। अब यस इसमें सर। आप लोग देखोगे तो ये भी जो हम लोगों ने भारत का नक्शा देखा था उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या अलग है? सबसे पहले तो भारत के नक्शे में हम लोगों ने क्या देखा था, जो उत्तर दिशा है वहां पर क्या है, वहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना। हाँ सर। यहाँ पे आपको कोई पर्वत हाँ श्रृंखला सर। दिख रही है? क्या सर? ब्राजील के नक्शे में कहीं पे पर्वत श्रृंखला दिख रही है आपको? नहीं सर। सर नहीं है। ठीक है, नहीं तो सर, नहीं दिख रही सर। यहाँ पर कोई मेजर माउंटेन सिस्टम या माउंटेन रेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत लंबी सी नदी दिख रही है, अमेजोन, है ना। यस सर। हाँ अमेजोन सर। नदी जो है उसका आपको यहाँ पर एक डेल्टा भी दिख रहा है, वो डेल्टा भी बना रही है ना, सॉरी बेसन। ठीक है, और उसके आगे आप देखोगे वो उसका डेल्टाइक रीजन भी है। ठीक है। अब ये जो नदी है अमेजोन, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी यानी कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी जितना पानी ये कैरी करती है उतना पानी और कोई नदी कैरी नहीं करती। कोई मुझे बता सकता है इसमें इतना पानी कहाँ से आता है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा गंगा। सर। गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी का उद्गमन कहाँ से होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत से। तो गंगा नदी में साल भर पानी रहता है, क्यों? क्योंकि वो हिमालय पर्वत से ओरिजिनेट हो रही है, और हिमालय में क्या है, हिमालय में ग्लेशियर है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक सर। है, इस वजह से गंगा नदी में पानी रहता है साल भर। लेकिन यहाँ तो कोई पहाड़ नहीं है। ब्राजील में हमने देखा कहीं भी पहाड़ नहीं है क्या कहीं? नहीं सर। लेकिन फिर भी अमेजोन नदी में दुनिया में सबसे ज्यादा पानी रहता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कैरी करती है। क्यों? कोई मुझे बता सकता है कहाँ से पानी आता होगा यहाँ पे? गंगा नदी में तो हिमालय में जो आपके हिमखंड होते हैं या जो ग्लेशियर होता है उससे पानी आ जाता है। लेकिन अमेजोन नदी में पानी कहाँ से आ रहा है? महासागर की वजह से। कहाँ से? छोटी छोटी नदियों का जो हाँ, लेकिन उन नदियों में पानी कहाँ से आ रहा है? देखो, भूगोल में जितना सोचोगे ना आप लोग बारिश उतना से। आराम से। वेरी बारिश। गुड, बारिश से। किसने बोला बारिश से? अक्षता। वेरी गुड। वहां पे इतनी ऐसी कैसी बारिश होती है कि नदी में साल भर पानी रहता है। अब आप महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और आप लोगों के घर जहाँ पे आप लोग रहते हो उनके आसपास भी नदियां होंगी। तो जब अभी मानसून शुरू हो गया, बारिश के टाइम पे वो नदियों में पानी आ जाएगा, और गर्मी आते आते नदियां सूख जाती हैं। सूखती हैं कि नहीं सूखती हैं? सूखती है सर। हाँ, लेकिन अमेजोन नदी यस क्यों सर, नहीं सूखती सूखती फिर? है। क्योंकि वहाँ सर अमेज़न जंगल भी है, क्योंकि वो जंगल बहुत घना और बड़ा है, इसलिए वहाँ हमेशा बारिश रहती है, इसलिए वो नदी सूखती नहीं। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन वहां बारिश इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां पे जंगल है। वहां पे बारिश इसलिए होती है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो देश है ये किसके पास है? ये है विषुवत वत वृत्त के पास में, है ना, इक्वेटर के पास में है। तो यस जो हाँ सर। सर। इक्वेटर का जो रीजन होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, ये तो 5 डिग्री है, लेकिन 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ का उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। अब इस रीजन में ये जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और यहाँ इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पे हर दिन बारिश पड़ती है। ठीक है, दोपहर में 4 बजे यहाँ पे बारिश पड़ती है, जिसको 4 PM शावर्स भी बोला जाता है। अब क्या होता है, पूरा दिन एवापोरेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको समुद्र दिख रहा है कि नहीं ये, है ना। हाँ अब सर। गर्मी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वाष्पीकरण होगा, उसकी वजह से एवापोरेशन होगा। और वाष्पीकरण के कारण क्या बनते हैं, बादल बनते हैं कि नहीं, है ना। हाँ सर, बनते हैं। हाँ और सर बादल बनते कहाँ पे हैं। मूव करेंगे? बादल मूव करेंगे आप, क्योंकि दिन के टाइम पे ये जो लैंड है, जो हमारी जमीन है ये वाली, ये ज्यादा गर्म होती है, और पानी कम गर्म होता है। तो हवा कहाँ से कहाँ पे चलेगी दिन के टाइम पे? यहाँ से यहाँ पे चलेगी कि नहीं?
क्योंकि यहाँ पर है हाई हाँ प्रेशर सर। है, यस और यहाँ सर। पर है लो प्रेशर क्योंकि ये गर्म है ना। तो इसकी वजह से हवा कहाँ से चलेगी, समुद्र से जमीन की तरफ चलेगी, और इसकी वजह से जो इवेपोरेशन हुआ है जिससे बादल बने वो कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे समुद्र से जमीन की तरफ। और 4 बजे तक यहाँ पर इतनी गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश पड़ना शुरू हो जाती है, और यहाँ हर दिन बारिश पड़ती है। इसकी वजह से अमेजोन नदी में पानी कभी सूखता नहीं है, वो सबसे ज्यादा पानी कैरी करती है दुनिया में। आया समझ में? हाँ सर। इसके हाँ अलावा सर। क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्राजील की उच्च भूमि दिख रही है, यानी प्लेटो है, ये पठार है पूरा। ठीक है। और यहाँ बहुत जरूरी चीज आपको नीचे की तरफ दिख रही है, ये है पंपास। पंपास यहाँ के ग्रासलैंड है। ठीक है। ग्रासलैंड जाने, कोई बताएगा ग्रासलैंड क्या होता है? सर गौतम प्रदेश। कौन से? गौतम प्रदेश। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, जहाँ पे घास मिलती है, जहाँ पे गवत मिलती है। ठीक है। तो ये ग्रासलैंड्स हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है इस रीजन में। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम भारत और ब्राजील दोनों के जो प्राकृतिक रचना है उसके बारे में डिटेल्स में करेंगे। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से। ठीक है। चलो अब आते हैं भारत के ऊपर। देखो, अब भारत में जो अलग अलग प्राकृतिक रचनाएं हैं उसको हम लोगों ने 5 प्राकृतिक विभाग में विभाजित किया हुआ है। ठीक है। 5 फिजियोग्राफिक डिविजन है हम लोगों की। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है हम लोगों के पास में उत्तर में हिमालय। ठीक है। उसके बाद में है उत्तर भारतीय मैदान। उसके बाद में है द्वीपकल्प, हमारे पास में 2 द्वीपकल्प है। ठीक है। बे ऑफ बंगाल में हमारे पास में है अंडमान और निकोबार, और अरेबियन सी या अरबी सागर में हमारे पास में है लक्षद्वीप। ठीक है। उसके बाद है किनार पट्टीचा प्रदेश, यानी कि कोस्टल रीजन, जो समुद्र के किनारे की जगह है उसको हम कोस्टल रीजन बोलते हैं या कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद है हम लोगों के पास में सॉरी, द्वीपकल्प आपका पेनिनसुला है, सॉरी। ठीक है। और द्वीप समूह हमारे पास में 2 है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है। एक एक करके इनको समझ लेते हैं हम लोग। अब हिमालय कहाँ पर है? हिमालय है नॉर्थ में। हम लोगों ने उस दिन मैप भी देखा था इंडिया का, ये आपका इंडिया का मैप है। इसमें समझते हैं हिमालय की पोजीशन क्या है और हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। ये यहाँ से आपको हिमालय दिखना शुरू हो जाएंगे, ये पूरा हिमालय है। ठीक है। ये यहाँ से ये वाला पार्ट, ये हिमालय है। अब हिमालय को हम लोग बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पर्वत श्रृंखला, यानी माउंटेन चेन। अब चेन क्यों? क्योंकि ये एक जगह से शुरू होकर 2500 किलोमीटर तक जा रही है। कितना किलोमीटर है ये लगभग एवरेज इसकी जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर। ठीक है। कहाँ से शुरू हो रही है ये? जम्मू कश्मीर से शुरू हो रही है, और कहाँ तक जा रही है? अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। ठीक है। तो ये जो हिमालय है ये 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। ठीक है। इसके 3 पैरेलल रेंज है। कौन कौन से? जो सबसे बाहर वाला रेंज है, ये जो बाहर वाली रेंज आपको दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालयस। ठीक है। जो बीच वाली रेंज है उसको हम बोलते हैं मिडिल या छोटे हिमालयस है, और जो लास्ट वाली रेंज है उसको बोलते हैं शिवालिक्स। तो ये पूरा का पूरा जो हिमालय है ये क्या करता है, इसकी जो स्टैंडर्ड या एवरेज एलिवेशन यानी कि एवरेज हाइट है, पहाड़ की हाइट नापते हैं ना हम लोग, नापते हैं कि नहीं? जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की? कौन बताएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? पता है किसी को? नहीं सर। सर किसकी ऊंची? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत दुनिया का। 8,848। हाँ, 8848 है ना, वेरी गुड। उसकी हाइट है 8848 मीटर। कहाँ से? समुद्र तल से। ठीक है। जो सी लेवल है वहां से। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी है, वैसे हम लोग पूरे हमारे पर्वत की हाइट नापी हुई है। तो इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट यानी अगर मैं तीनों रेंजेस को ले लूं, तीनों श्रृंखलाओं को ले लूं, तो मुझे जो एवरेज हाइट मिलती है वो मिलती है 6500 मीटर्स, 6500 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है। इसका मतलब ये बहुत ऊंचे है। अब ये इतने ऊंचे हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया को 2 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि जो सेंट्रल एशिया है, जो मध्य एशिया है, वहां पे ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी पवनें चलती हैं। कौन सी हवा चलती हैं? यहाँ पर चलती हैं इस तरीके से ईस्टर्लीज।
ठीक है। ईस्टर्ली इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मराठी में? क्या बोलते हैं ईस्टर्ली इसको? कौन सी पवन चलती है वहां पर ऊपर? ठंडी हवाएं। हाँ ठंडी हवा होती है, कौन सी बोलते हो उसको? आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से सर बोलो। नैऋत्य मौसमी वारे। कौन से? शीतल वारे। एक सेकेंड मुझे देखने दो, एक सेकेंड ना, मैं सर्च करके बताता हूँ आपको मराठी उसका ट्रांसलेशन। यहाँ पे लिखा नहीं है कौन सी है। ठीक है, ईस्टर्लीज यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो पवनें चलती है ना, ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है उनको, उनको ईस्टर्लीज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक सेकेंड आपका ट्रांसलेशन में देखता हूँ, यहाँ पर भी गलत दिया हुआ है इन लोगों ने ट्रांसलेशन, पूर्वे कड़ील वारे बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो पूर्व से जो वारे चलते हैं उनको हम लोग ईस्टर्लीज बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, जो ईस्ट से चलती हैं। ठीक है, और ये क्योंकि सेंट्रल एशिया से चल रही हैं, ये मध्य एशिया से चल रही है, इसका मतलब क्या होती है, ये बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो जब ये ठंडी पवनें, अगर हिमालय नहीं होता, हिमालय क्या करता है, हिमालय ये सारी ठंडी पवनों को ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है। यहाँ पे ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, एक अवरोधक की तरह काम कर रहा है, तो ये ठंडी हवा जो है वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती। इसकी वजह से हम लोगों का जो नॉर्थ इंडिया प्लेन है वो कंपेरेटिवली, जो सेंट्रल एशिया है या जो मध्य एशिया है उससे कंपेरेटिवली ज्यादा गर्म रहता है। ठीक है, अगर ये हिमालय नहीं होते तो यहाँ पर भी बर्फ पड़ रही होती, ये सारे रीजन में बर्फ पड़ जाती। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है ये, दूसरा काम ये करता है कि जो हवा साउथ वेस्ट मानसून मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश लेकर आ रही है, उसको भी रोक देता है, तो वो हवा सेंट्रल एशिया में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से फिर से नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो दो जरूरी काम है जो हिमालय करता है। इसके अलावा हिमालय जो क्या है वो एक नेचुरल बैरियर है, एक नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है, एक एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाता है इंडिया और चाइना के बीच में। अब इसी वजह से बहुत सारे जो लोग थे पुराने टाइम पे, जो सेंट्रल एशिया के जो प्लंडरर्स थे या राजा महाराजा थे, वो इंडिया पे कभी हमला नहीं कर पाए, क्योंकि उनको हिमालय क्रॉस करना पड़ता और इतना ऊंचा है कि वो कभी उसको क्रॉस नहीं कर पाते, तो इसलिए उन लोगों ने कभी हिमालय पे अटैक नहीं किया, इंडिया पे अटैक नहीं किया। और इसी वजह से इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसका कल्चर हम देखते हैं वो सेंट्रल एशिया से अलग है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज आती है, यहाँ पे मंगोलिया आ जाता है, यहाँ पे ये अफगानिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान होगा, तुर्कमेनिस्तान होगा, ताजिकिस्तान होगा। तो ये कंट्रीज का कल्चर इंडिया से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उन लोगों का कल्चर कभी इंडिया में पहुंच ही नहीं पाया, वहाँ के लोग कभी इंडिया आ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमालयस था। ठीक है, तो हिमालयस का ये कुछ इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, जिसकी वजह से इंडिया की ये जो प्राकृतिक संरचना है वो इस तरह की दिख रही है। अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ पर सब जगह पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती। ठीक है, हिमालय नहीं होता तो ये सारी जगह जो है वो सूखी होती, क्योंकि ये जो मानसून विंड्स हैं, जो मानसून पवने हैं, वो भारत से बाहर की तरफ चली जाती, सेंट्रल एशिया की तरफ। ठीक है, ये बात समझ आई? हाँ सर। यस ठीक सर। है, अब देखते हैं हिमालय के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, जल्दी से वो समझ लेते हैं हम लोग। देखो, अब हिमालय कौन से पर्वत है? वली पर्वत है। हम लोगों ने पहले चैप्टर में आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में वली पर्वत क्या होते हैं। कौन बताएगा वली पर्वत क्या होते हैं? कोल्ड सर एक माउंटेन्स। पर्वत का नाम है। नहीं, हिमालय नाम है, वली पर्वत थोड़ी नाम है। वली पर्वत तो टाइप ऑफ माउंटेन है ना। वली पर्वत कैसे बनते हैं? जे काला एक लागून पर्वतरांगा असते त्यांना। किसकी वजह से? आपने 9th स्टैंडर्ड में दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, दाब और तान, पढ़ा था कि नहीं? यस सर। पढ़ा था ना? यस सर। हाँ, हाँ तो पढ़ा। दाब कब होता है? जब दो प्लेट जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या होगा? दाब होगा कि नहीं होगा? सर। है ना?
हाँ, तो जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, चढ़ेगी। और वहां पर क्या बनते हैं, वहां पर बड़े बड़े फोल्ड्स बनते हैं जिनको हम फोल्ड माउंटेन या वली पर्वत बोलते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। याद आया? जी तो सर। वैसे ही जो भारत जो इंडियन प्लेट थी, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, वो यूरेशियन प्लेट के साथ में जब टकराई तब हिमालय पर्वत बनने शुरू हुए। और इसी वजह से हिमालय को अर्वाचीन यानी कि यंग वली पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दो प्लेट्स के दाब की वजह से बना है, दो प्लेट आपस में टकराई हैं, उस टाइम पे ये पर्वत बनने शुरू हुए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये? ताजिकिस्तान में, अभी मैंने आपको बताया ताजिकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया की कंट्री है, वहां पे पामीर नोट है, वहां पे पामीर प्लाटू है, पठार है, उससे उसके ईस्ट से पूरा ये फैला हुआ है कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से शुरू होता है इंडिया में और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वतरांग यानी कि माउंटेन रेंज नहीं है, इसमें बहुत सारे पैरेलल माउंटेन रेंजेस है। मैंने आपको बताया ना कितने हैं? तीन हैं। कितने हैं? तीन पैरेलल रेंजेस हैं। कौन कौन से? सबसे नीचे की तरफ जो है, जैसे अगर ये हिमालय है आपके, तीन रेंजेस बना दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना है और ये जम्मू एंड कश्मीर है आपका, यहाँ से शुरू हो रहे हैं हिमालयाज। तो जो सबसे साउथ की, सबसे दक्षिण में जो रेंज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिवालिक। ठीक है, ये सबसे नई माउंटेन रेंज है, सबसे जो लेटेस्ट, सबसे बाद में जो बनी होगी माउंटेन रेंज वो शिवालिक है। ठीक है, अब शिवालिक से अगर हम लोग उत्तर में जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे हमें इनर या मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय जो हैं वो शिवालिक से ऊंचे हैं और उनसे एज में ज्यादा है, मतलब उनसे पुराने हैं, उससे पहले बने थे ये। ठीक है, जब हम लघु हिमालय से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो सबसे उत्तर में जो हम लोगों को पर्वतरांग दिखती है उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय। इसका एक और नाम है हिमाद्री। अब हिमाद्री क्यों? क्योंकि ये साल भर इसके ऊपर हिम जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, आए समझ में? यस सर। तीन यस रेंज समझ सर। आ गई। सबसे दक्षिण में जो रेंज है वो कौन सी है? वो है शिवालिक। उसके बाद बीच में आती है, उसको बोलते हैं लघु हिमालय। और सबसे ऊपर जो रेंज आती है नॉर्थ में, ये नॉर्थ है आपका, उत्तर। ठीक है, और ये है दक्षिण। तो दक्षिणतम जो रेंज है या रंग है वो उसका कौन सी है? उसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक। उसकी सबसे कम हाइट है। उसके बाद आती है लघु हिमालय। और सबसे उत्तर में जो रंग आती है उसको बोलते हैं बृहद हिमालय या हिमाद्री, जो साल भर हिम से जमी रहती है, इसलिए हिमाद्री। और सबसे ज्यादा हाइट, सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है? हिमाद्री की है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। एक और यस जरूरी सर। फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि अर्वाचीन यानी सबसे यंग कौन सी है? वो है शिवालिक। और सबसे पुरानी कौन सी होगी? सबसे पुरानी होगी हिमाद्री। ठीक है, यस। तो दक्षिण में सबसे यंग या अर्वाचीन, और सबसे प्राचीन कहां पर? उत्तर में। आगे समझ में ये? जी सर। यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़े इससे। ठीक है, जो अगला हम लोगों का प्राकृतिक विभाग है वो है उत्तर भारतीय मैदान। ठीक है, अब उत्तर भारतीय मैदान में क्या है? उत्तर भारतीय मैदान में मैंने आपको पिछली बार बताया था, उत्तर भारत मैदान जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक और दी है, मैं आपको बताता हूँ उसकी। ठीक है, उत्तर भारत मैदान इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ये जो नदियां जिनका उद्गमन हिमालय में होता है, उन नदियों ने आकर यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी फैलाई हुई है। ठीक है, ये एक सपाट क्षेत्र है। ठीक है, सकल और सपाट क्षेत्र है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मिलती है। और इसी वजह से ये जो मैदान है, उत्तर भारतीय मैदान है, इसके अंदर सबसे ज्यादा खेती होती है। इसको यहाँ पर जो पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेन करने के लिए, उसको खाना देने के लिए सबसे ज्यादा खेती यहाँ पर की जाती है। क्यों? क्योंकि ये सपाट मैदान है, यहाँ पे खेती करना बहुत आसान है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। और यहाँ की जो नदियां हैं उनमें साल भर पानी रहता है, इसीलिए यहाँ पर इरिगेशन, जो नदी के लिए सिंचाई, जो खेती के लिए सिंचाई चाहिए होती है, करनी होती है, उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी साल भर रहती है। ठीक है, आए समझ में? यस सर।
ठीक है। यस सर। अब ये मैदान जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये शुरू होता है पंजाब से, पंजाब से थोड़ा सा पार्ट इसका राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बिहार, थोड़ा सा पार्ट झारखंड का, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो पंजाब से लेके पश्चिम बंगाल तक ये मैदान फैला हुआ है। इसमें बहुत मतलब बहुत सारी हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली बहुत सारी नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज, उनके साथ जो बहती है नदियां, जो उसमें पानी लाके डालती हैं, वो वाली नदियां यहाँ पर फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से इस मैदान में पानी की कमी नहीं है। यहाँ पे पानी बहुत मिलता है। और ये जो नदियां हैं ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं, उसको यहाँ पर आके डिपॉजिट करती है, जिसमें खेती करना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है। आया समझ में? यस सर। यस ठीक है। सर। एक चीज जो जरूरी हमें समझनी है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर ये इंडिया इस तरीके से है तो ये इस मैदान का जो उतार है, इसका जो स्लोप है वो कहाँ से है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसी वजह से सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, ये स्लोप है इसका। ठीक है, तो इसका जो उतार है वो कहाँ पर है, पूर्व कड़िया है, यानी पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका उतार है। इसलिए जितनी भी नदियां बहती हैं वो कहाँ कहाँ पे बहती हैं, वो बहती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है। सर। ठीक है। अब ये जो मैदान है इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांट रखा है। कौन कौन से पार्ट्स में बांट रखा है? हम लोगों ने बांट रखा है सबसे पहले जो अरावली पर्वत है उसके ईस्ट का जो पार्ट है, पूर्व का जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं गंगा नदी का बेसिन या खोनिया। ठीक है, तो ये गंगा गंगा नदी का जो खोनिया है ये कहाँ पर आता है, अरावली के ईस्ट या पूर्व में आता है। ठीक है, और उसके बाद में जो उसके वेस्ट में है, ठीक है, उसको हम लोग उसको हम लोग नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में बोलते हैं, के पार्ट में डिवाइड करते हैं। वहां पर दूसरी नदियां हैं जो पेनिनसुलर प्लाटू से या द्वीपकल्प से ओरिजिनेट होती हैं और वो उसको ड्रेन करती हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं उत्तर भारतीय मैदान। ठीक है, तो गंगा का मैदान इसमें इसका एक सब पार्ट है। हाँ अक्षता, कोई क्वेश्चन है आपको? आपने हाथ रेज किया। यस सर। प्रणाली त्रिभुज बोलो, म्हणजे क्या 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 बोल रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही। प्रणाली त्रिभुज, प्रणाली त्रिभुज। प्रणाली त्रिभुज क्या होता है? क्वेश्चन यही है आपका, प्रणाली त्रिभुज क्या होता है, या आप बता रहे हो मुझे? प्रणाली त्रिभुज क्या होता है, क्वेश्चन है मेरा सर। क्वेश्चन है ना, प्रणाली त्रिभुज क्या होता है? क्वेश्चन है। हाँ, त्रिभुज यानी डेल्टा। ठीक है, तो प्रणाली त्रिभुज यहाँ पर बनता है, आता हूँ मैं उस चीज को भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये रहा, यहाँ पर आपको ये वाली चीज दिख रही है, तो ये रहा यहाँ पे डेल्टा। ठीक है, कोई भी नदी पहाड़ से शुरू होती है और पहाड़ से वो फ्लो करती है कहाँ पे, समुद्र की तरफ। और जब तक वो समुद्र पर पहुंचती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है। और यहाँ पे अगर समुद्र है तो उसमें जाके मिल जाती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं क्या करेंगी, ये अपने अपने चैनल्स के बीच में जहां से ये फ्लो कर रही है वहां पर क्या करती है, मिट्टी डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। और ये किसका आकार ले लेता है, एक त्रिभुज का आकार ले लेता है। ठीक है, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं या त्रिभुज या प्रणाली त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सारे के सारे डेल्टा बनाते हैं। और जो गंगा नदी का डेल्टा है या त्रिभुज है उसको हम सुंदरबन बोलते हैं। ठीक है, और सर ये सारी नदियाँ कौन से समुद्र को जाकर मिलती है? ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाती है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो स्लोप है वो क्या है, हम लोगों का जो इंडिया का जो स्लोप है वो क्या है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है ना। और पूर्व में कौन सा समुद्र है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है कि नहीं, है ना। यस और सर। यहाँ पे अरेबियन सी है। हाँ सर। तो सारी नदियां अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगी तो कौन से समुद्र में मिलेंगी, बे ऑफ बंगाल में, है ना। हाँ सर, बंगाल। कुछ नदियां हैं जो अरेबियन सी में भी मिलती हैं, जैसे नर्मदा हो गया, तापी हो गई, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती है, त्रिभुज नहीं बनाती है। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है क्योंकि ये कहाँ से जाती है, पिछले साल आपने पढ़ा है, कहाँ से फ्लो करती हैं ये, आप लोगों ने खचदरी के बारे में पढ़ा होगा ना, फॉल्ट्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? गठ पर्वत पढ़ा होगा, गठ पर्वत से खचदरी बनती है, यस उसमें सर, पढ़ा नर्मदा है। नदी फ्लो करती यस है, सर, पढ़ा है पढ़ा ना। है।
हाँ, तो ये जो फॉल्ट है इनकी वजह से, क्योंकि फॉल्ट का स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप होता है, इनका जो उतार होता है वो बहुत तीव्र होता है, इसकी वजह से नदियां जैसे नर्मदा होगी, तापी हो गई, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उनकी स्पीड ज्यादा होती है तो वो क्या करेंगी, अपने जो मिट्टी है उसको डिपॉजिट नहीं कर पाएंगी, और उसकी वजह से ये डेल्टा नहीं बनाती। अब मिट्टी डिपॉजिट करना क्या होता है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आपके घर के आसपास बारिश पड़ती है तो बारिश के साथ जो पानी बहकर आता है उसमें कीचड़, उसमें मिट्टी भी होती है कि नहीं, कीचड़ होता है ना वो। हाँ सर। यस सर अगर होता थोड़ी है। देर तक होता है पानी कहीं सर। पे जमा हो गया, किसी पड़ल में जमा हो गया, किसी खड्डे में जमा हो गया, और थोड़ी देर तक वो वैसे का वैसे ही स्टैग्नेंट रहा, बिल्कुल उसमें हलचल नहीं होगी, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद पूरी मिट्टी कहाँ पे जम जाती है, नीचे जम जाती है, और आपको साफ पानी नजर आता है कि नहीं। हाँ सर, आता है ना। आता है। आता क्यों हुआ है वो सर। पानी साफ, क्योंकि पानी की स्पीड कम क्योंकि हो मैं गई, पानी। सर जो भी मिट्टी होती है वो उसके तल के नीचे जाके बैठती है, और जो भी साफ पानी होता है वो ऊपर दिखता है हमें। वेरी गुड, वही नदी के साथ होता है। जब नदी की स्पीड कम हो जाएगी, नदी का जो फ्लो है वो बहुत कम धीरे चलेगा, तो क्या होगा, जो मिट्टी है वो कहाँ जाएगी, मिट्टी तो नीचे सेट होना शुरू हो जाएगी ना, नीचे जाके जम जाएगी, जमेगी कि नहीं। हाँ यस सर। सर। हाँ ठीक है। सर। और नदी में सिर्फ नीचे नहीं जमती है, नदी में वो दोनों तरफ जमती है, जो रिवर बैंक होता है, नदी के जो किनारे होते हैं उधर जमती है, और जब वो मिट्टी जमेगी तो क्या बनेंगे, डेल्टा बनेंगे, बनेंगे कि नहीं। यस सर। यस सर। हाँ, तो हाँ सर, डेल्टा बनने के बनेंगे। लिए क्या या बनेगी? मिट्टी जमने के लिए नदी की स्पीड कम होनी चाहिए, नदी का जो प्रवाह है वो धीमा होना चाहिए। अगर नदी का प्रवाह तेज होगा तो वो अपने साथ सारी मिट्टी को बहा के ले जाएगी, वो डेल्टा नहीं बनेगी। ठीक है अक्षिता, आपका डाउट क्लियर हो गया। यस सर, और वो हाँ आसपास सर। के यस नदियों सर। को ठीक है, साथ में लेके चली जाएगी। चलो अब ऊपर चलते हैं, और ऊपर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था, मैप दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मैदान, ये मैदान है, उत्तर भारतीय मैदान कौन कौन से पार्ट्स में है, पहले ये खत्म कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब इसके अंदर जो डेल्टा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली जो आपने मुझसे पूछा, प्रणाली यानी यहाँ पे रिवर सिस्टम के बारे में बोला गया है, रिवर सिस्टम में आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, एक नदी जो है अगर किसी जगह से बहना शुरू करती है तो वो अकेली नहीं बहती है, उसके साथ में बहुत सारी दूसरी नदियां भी बहती है कि नहीं बहती है। यस सर, बहती है। ठीक है, यस सर। क्या बोलते हैं बैठिए। उनको, जो नदी नदी जो अपना पानी लाकर एक मेन नदी में डालती है, उन नदियों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। क्या सर, सर? संगम। संगम तो होता है, संगम में दो नदियां आपस में मिलती हैं, लेकिन जो यस नदी सर। अपना पानी लाकर मेन बड़ी नदी में डाल रही है उस नदी को क्या बोलते हैं, उपनदी। कौन सी। मुख्य नदी। उपनदी उपनदी। बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, उपनदी, वेरी उपनदी। गुड। ठीक है, तो ये जो उपनदी और जो मेन ये जो नदी है, ये मिलकर एक पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं, एक रिवर सिस्टम बना रहे हैं, एक नदियों का प्रणाली प्रवाह तंत्र बना रहे हैं कि नहीं। हाँ उसको सर। बोलते हैं हाँ सर। प्रणाली, इसलिए यहाँ पर लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र का भी संगम होता है, वो दोनों नदियां भी आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच में जितना भी एरिया आएगा, जैसे गंगा नदी यहाँ से फ्लो कर रही है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से फ्लो कर रही है, और कहीं पे जाके मिल गए, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, या गंगा ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो दोनों नदियां हैं इसका जो तंत्र है, इसके अंदर जितनी भी उसकी उपनदियां आएंगी उनको मिलाकर बनेगा प्रणाली। ठीक है, हाँ सर। आया समझ में ये। ठीक है, यस सर। हाँ सर, अब आया समझ में। यस सर। जो मैंने आपको त्रिभुज बताया, सुंदरबन, वो दुनिया का सबसे बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, इसको याद रखना, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। ओके सर। ठीक है, आया समझ में। अब हम देखते हैं जो पश्चिमी पार्ट है, जो पश्चिमी भाग है मैदान का, वो क्या है। अरावली के पश्चिम में जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मरुस्थली। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं पड़ती है, इसकी वजह से वहां पर आपको मरुस्थल देखने को मिलता है, उसका नाम थार मरुस्थल या मरुस्थली है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है थार वालवंट या फिर मरुस्थली। ठीक है, ये कहां से कहां सर तक फैला हुआ है, मलुस्थरी ये जो म्हणजे काय? प्रदेश है, ये क्या चीज। सर मलुस्थरी म्हणजे काय? मरुस्थली यानी कि जहां पर बारिश नहीं होती है, डेजर्ट। मरुस्थल यानी वो जगह जहां पर आपको रेत मिलती है, जहां पे बारिश नहीं होती है, जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे नहीं उगते। ठीक है,
उसको हम मरुस्थली बोलते हैं। रुको मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। ठीक है, ओके सर। इस तरह का मरुस्थल होता है। देखो ये मरुस्थल है, दिख रहा है? यस सर, ये दिख रहा है। मरुस्थल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपको सर सिर्फ मिट्टी दिख डेजर्ट रही है, ना? कौन सी मिट्टी? हाँ डेजर्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो डेजर्ट है या मरुस्थल है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, और इसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगे हुए। ये छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जो जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पे ऊंट मिलते हैं, ठीक है, जो सर आसानी से रेत पे कैक्टस चलते हैं। उगते हैं ना वहाँ पे? सर ये हाँ कैक्टस राजस्थान उगते हैं, का वेरी गुड। भागेला। हाँ जैसे, हाँ राजस्थान का भाग, रेगिस्तान उसी का के बारे में भाग। पढ़ रहे हैं हम लोग। हम राजस्थान के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो सर ये सर राजस्थान का पानी जो नहीं भाग है, होता है फिर कैक्टस के पौधे कैसे उग जाते हैं? बेटा देखो कैक्टस का पौधा आपने देखा है कभी? यस हाँ सर। सर यस देखा है। सर। ठीक यस है, सर देखा एलोवेरा है। का पौधा देखा होगा सब इसमें लोगों ने, वगैरह एलोवेरा वगैरह देखा होता है। है हाँ सबके घर में। सर। देखा है? एलोवेरा को तोड़ा है आप हाँ लोगों ने तो सर। एलोवेरा के नहीं जब आप सर। पत्ता तोड़ते हो तो उसमें से पानी निकलता है। हाँ हाँ, सर निकलता तो है। कैक्टस का जो पौधा होता है या यस सर एलोवेरा जो निकलता है। है, उन लोगों ने अपने आप को, उन पौधों ने अपने आप को मॉडिफाई किया है। ठीक है, बहुत टाइम पहले वो पेड़ हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने अपने जो पत्ते हैं उनको मॉडिफाई करके क्या कर दिया, ग्लॉसी कर दिया। ग्लॉसी यानी चमकीले होते हैं उनके पत्ते, ठीक है। और पूरा का पूरा जो मॉइस्चर होता है उनके, नॉर्मल जो पेड़ होते हैं वो जड़ से मॉइस्चर लेते हैं ना, जड़ से पानी सोखते हैं, है ना। लेकिन ये जो कैक्टस के पौधे होते हैं इनको हाँ ज्यादा सर। पानी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पत्तों में ऑलरेडी पानी स्टोर्ड है। इसलिए आप जब एलोवेरा को तोड़ते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारा पानी मिलता है, ठीक है। और कोई जानवर उन्हें ना खा पाए, इसकी वजह से उन्होंने अपने पत्तों पे क्या डेवलप किए, कांटे। काटे। क्योंकि अगर पत्ते ग्रीन होंगे, उसके अंदर पानी होगा, तो जानवर आके खा जाएंगे। लेकिन कोई जानवर ना खा पाए, इसलिए क्या मिलता है आपको कैक्टस के पत्तों पे, काटे। कांटे मिलते हैं। तो वो कैक्टस की स्टेम नहीं है जो ग्रीन कलर की, जिसको आप तोड़ रहे हो, एक्चुअली वो उसके पत्ते हैं, ठीक है। तो पत्तों में पानी होता है उसके, आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, इसको एडाप्टेशन बोलते हैं। आप लोग बायोलॉजी वगैरह में पढ़ोगे इसके बारे में, एडाप्टेशन यानी जो हाँ प्राणी सर होते हैं पढ़ा वो है। अपने आप को अडाप्ट करते हैं, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के बट हिसाब से। सर मैंने ये सुना था कि कैक्टस के जो मतलब कांटे होते हैं तो वो अगर हमारे हाथों को चुभे तो हमारे हाथों को मतलब ऐसे जहरीले होते हैं वो नहीं कांटे नहीं जो नहीं, होते ऐसा हैं। ऐसा नहीं है। कैक्टस के कुछ जो कांटे होते हैं उसमें जहर नहीं होता। देखो जहर हर एक के लिए अलग अलग होता है। उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह होते होंगे, जो जैसे मधुमक्खी के, अगर आपको स्टिंग करते हैं, मधुमक्खी काटती है तो हम लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है कि नहीं होता है? यस सर होता है। हाँ सर। हाँ वो जो सर। उसका स्टिंग होता है, उसकी जो उसका जो डंक होता है, उसके अंदर भी एक केमिकल होता है। तो वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है ताकि वो जीव या पौधा या जो जंतु है वो अपने आप को बचा सके, कोई उसको खाए ना। क्योंकि हर एक को खाने के लिए कोई ना कोई बैठा है ना फूड चेन में, यस सर। है कि नहीं? तो वैसे ही जो कैक्टस है वो ग्रीन प्लांट है। अब उसको खाने के लिए भी कोई ना कोई बैठा होगा, वहां पे बकरी होती होगी, वहां पे कैमल होता होगा, ऊंट वगैरह, वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो जब वो यस अपने सर। आप को, उस पौधे को बचाना है, तो वो क्या करेगा, उसने कांटे बनाए, और कांटे में कुछ केमिकल्स वगैरह होंगे, जिसकी वजह से छोटे मोटे जानवर जो हैं वो मर जाते होंगे। इंसान के ऊपर ज्यादा कुछ असर नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को स्टिंग वगैरह लगेगा। ऐसे कोई जहरीली नहीं होते हैं उसके कांटे, ठीक है। यस सर, उसका जो फल होता है वो इंसान खाता है। उसका फल खाता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सारे कैक्टस में फल वगैरह नहीं होते हैं। एक आध में होते हैं, फूल वगैरह लग जाते हैं किसी किसी में, ज्यादातर में तो हाँ फल सर, नहीं लगते। मेल कैक्टस में फूल नहीं होते और फीमेल कैक्टस में होते हैं। हाँ उसमें फूल होते हैं, हाँ वो रिप्रोडक्शन के लिए होते होंगे उसमें, ठीक है। आए समझ सर में ये? कैक्टस में भी प्रकार होते हैं क्या मतलब हाँ अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हाँ सर होते हैं, मेल कैक्टस और फीमेल कैक्टस। ओके चलो, अब हम वापस से ज्योग्राफी पे आते हैं। ये बाकी का डिस्कशन आप अपने बायो टीचर के साथ में कर सकते हैं, ओके। योगेश आपने ओके हाय सर। भेजा है ओके मुझे, सर। अगर ये आपका नाम है तो क्या हुआ बताओ। आपने चैट में हाय लिख के भेजा, कुछ डाउट है आपको? और किसी ने हैंड भी रेस किया था, मैं देख नहीं पाया किसने किया था। कुछ नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है चलो वापस ज्योग्राफी पे आते हैं। अभी समझ आ गया आपको क्या होता है कैक्टस और राजस्थान में क्या होता है? तो राजस्थान में यस सर। ज्यादातर जो पार्ट है हाँ वो सर किसमें समझ आता है, आया। वायुमंडल से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरुस्थली बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में ये? हाँ यस सर सर। आया। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से मैप पे दिखा देता हूँ
कहाँ कहाँ पर आपको गंगा का मैदान मिलेगा, कहाँ पे आपको मरुस्थल मिलेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ, जो अलग अलग पर्वत रांगों के हम लोगों ने लोकल नाम दिए हुए हैं, इसके जो अलग अलग डिविजन है, ठीक है। देखो ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम हिमालय के जो सब डिविजन हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। हिमालय हिमालय को हम लोगों ने कुछ है ना लोकल नाम दिए हुए हैं। कैसे नाम दिए हुए हैं? जहां जहाँ पे वो मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक जो हिमालय होगा उसको हम लोग बोलते हैं कश्मीर हिमालय, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट आ जाता है, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ये जो पार्ट है नेपाल वाला, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और ये जो पार्ट है यहाँ का अरुणाचल प्रदेश और असम का, इसको बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। ये समझ आया? इसके अंदर तीनों रांग आ रही हैं। कौन कौन सी? तीनों पर्वत रेंजेस, जो माउंटेन रेंज है, पर्वत रांगे तीनों आ रही हैं। कौन कौन सी? हिमाद्री, लघु और शिवालिक, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट उसको बोला जाता है कश्मीर हिमालय। हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट और उत्तराखंड का पार्ट उसको मिलाकर बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। नेपाल में जो हिमालय है उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। और आसाम, मतलब सिक्किम से जो शुरू हो जाता है, आसाम अरुणाचल प्रदेश को जो कवर करता है, उसको बोलते हैं आसाम हिमालय। आया समझ में ये? हाँ सर आया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने उत्तर भारत के जो मैदान है उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको यहाँ पे अरावली पर्वत नजर आएगा। एक सेकंड में दिखाता हूं आपको। आप लोग अपनी बुक में भी देखो तो आपको यहाँ पर ये यहाँ पर आपको अरावली पर्वत नजर आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। हाँ सर ठीक दिख है। रहा अब ये है। जो अरावली पर्वत है, हाँ, अरावली पर्वत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है। तो ये जो अरावली पर्वत है ये शुरू होता है गुजरात से, ये जाता है राजस्थान, थोड़ा बहुत पार्ट मध्य प्रदेश का, उसके बाद ये जा रहा है दिल्ली तक, ठीक है। लेकिन दिल्ली तक पहुंचने से पहले ये काफी इरोड हो चुका है। इरोजन यानी आप लोगों ने अपर्दन के बारे में पढ़ा होगा, तो ये पूरी तरीके से डेन्यूड हो गया है। अब ये दिखता नहीं है पहाड़ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अरावली दिखता है। अभी थोड़े दिन पहले, ये 2-3 महीना पहले न्यूज में भी था, ठीक है। अगर आप लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी तो अरावली न्यूज में था, ठीक है। अब ये जो अरावली पर्वत है ये क्या करता है? ये जो उत्तर भारत का ये पूरा मैदान है ना, इसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। जो पूर्वी भाग है उसको हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसको हम लोगों ने पढ़ा गंगा का मैदान, है ना। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है? ये यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये पूरा का पूरा गंगा रिवर सिस्टम है, यानी गंगा नदी प्रणाली है ये, ठीक है। और ये वाला जो मैदान है जहां पर आपको यहाँ पर दिख रहा है भारत का थार डेजर्ट, मरुस्थली, यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती इसलिए आपको यहाँ पर मरुस्थल देखने को मिल जाता है, ठीक है। आया समझ में ये? हाँ सर आया। ओके, चलो गुड। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ आ गई आपको। उत्तर भारत मैदान समझ आ गया और आपको हिमालय समझ आ गया, ठीक है। यस सर। ओके। अब देखते हैं द्वीपकल्प। अभी मैंने उस दिन पिछली बार भी आपसे पूछा था द्वीपकल्प क्या होता है। कौन बताएगा द्वीपकल्प क्या होता है? सर मैं बताऊं? बताओ। तिन्ही बाजूंनी पाण्याने वेढलेला प्रदेश। वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं? द्वीपकल्प बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो ऐसी जगह जो तीनों जगह समुद्र से घिरी हुई है उसको बोलते हैं द्वीपकल्प। और वो कौन सी जगह है? वो शुरू होती है गुजरात से और पूरा दक्षिण भारत, और उसके बाद में पहुंच जाती है बंगाल तक, है ना। पहुंचती कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ये आपका गुजरात है, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको क्या बोला जाएगा? द्वीपकल्प बोला जाएगा, है ना। द्वीपकल्प। हाँ। अब द्वीपकल्प जो है भारत का वो कैसा है? वो इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसा, उल्टा ट्रायंगल जैसा है, त्रिकोण की तरह है ना, लेकिन उल्टा, ऐसे ऐसे बनाया हुआ, है ना, ठीक है। हाँ और इसका सर। जो समिट है, इसका जो एपेक्स आएगा, या इसका जो निमुलता है, जो निमुल पार्ट है, यानी कि जो एपेक्स है, वो कहाँ पर है? वो इंडियन ओशन की तरफ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो द्वीपकल्प है ये सीधा सीधा मैदान नहीं है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा एक बड़ा सा पठार, इसको हम पेनिनसुलर प्लेटू या द्वीपकल्प पठार भी बोलते हैं,
इस पठार में भी और बहुत ज्यादा सेगमेंटेशन है। कैसे? बहुत सारे आपको यहाँ पर, अब पठार का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, उस पश्चिमी भाग पे आपको क्या मिलते हैं? यहाँ पर आपको मिलता है पश्चिमी घाट मिलता है। हाँ इसको हाँ सर, सह्याद्री भी मिलता बोला है। जाता है महाराष्ट्र में इसको हाँ सह्याद्री बोला सर। जाता है। ठीक है। पूर्व में जाओगे तो आपको पूर्वी घाट मिलेगा, लेकिन पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट की तरह कंटिन्यूअस नहीं है, टूटा फूटा है। कोई मुझे बता सकता है क्यों टूटा फूटा है? ये बीच बीच में जगह है यहाँ पर, कोई बताएगा क्यों है? सर कौन सा घाट? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कंटिन्यूअस है क्या? मतलब एक साथ यूनिफॉर्म है क्या वो? कंटिन्यूअस यानी एक जगह से शुरू होकर कंटिन्यूअली दूसरी जगह पे जाता है, या बीच बीच में टूटा हुआ है? सर बीच बीच में टूटा हुआ है। क्यों टूटा हुआ है? नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब मैंने आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताया था। कौन सी नदियां बहती हैं यहाँ पे पूर्वी पठार की तरफ? मैंने आपको ये तो बताया कि इंडिया का जो ढलाव है, जो उतार है, वो ऐसा है कि नहीं? हाँ सर। तो जितनी भी नदियां यहाँ से बहेंगी वो कहाँ पे बहेंगी? यहाँ पे बहेंगी, पूर्व की तरफ बहेंगी कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। तो जब वो यहाँ पे पूर्व की तरफ बहेंगी तो क्या करेंगी? इन पहाड़ों को काटेंगी कि नहीं काटेंगी? हाँ यस सर। सर। हाँ वो सर, नदियां यहाँ काटेगी। पर इन पहाड़ों को काटती हैं। इसकी वजह से पिछले लाख 1.5 लाख सालों में ये सारे के सारे जो पहाड़ हैं ये कट चुके हैं, बीच बीच में इनके बीच में कटाव है। और कटाव क्यों है? क्योंकि वहां से नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा। ये सारी नदियां वहां से बहती हैं। ठीक है। और ये क्या बनाती हैं? ये यहाँ पर अपने त्रिभुज बनाती हैं, यानी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, आया हाँ समझ सर। में? हाँ सर। ठीक है। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, या जो आपका ये है द्वीपकल्प पठार है, इसके अंदर पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, और बीच में भी इसके छोटे 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 और पठार है। जैसे कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन प्लेटू यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आएगा तेलंगाना वाला तेलंगाना प्लेटू। नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे कर्नाटका प्लेटू, और यहाँ पर आती है आपकी कार्डमम और नीलगिरी हिल्स, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। अब इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, जो उत्तर की सीमा है, वहां पर क्या आता है? यहाँ पर तो आपका नॉर्थ इंडिया का प्लेन है ना, उत्तर भारत के मैदान है। और यहाँ पर आपका ये जो द्वीपकल्प है, ये शुरू हो रहा है, द्वीपकल्प का प्लेटू शुरू हो रहा है। बीच में यहाँ पर आपको मिलते हैं सतपुड़ा और विंध्यन माउंटेन्स। यहाँ पे विंध्य है और यहाँ पे सतपुड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है? विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस मिलते हैं। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत। आया समझ में? अभी मैं आपको हाँ दिखा देता सर हूँ। आया। हाँ सर, ठीक है, अभी आया। मैं अपने आपको दिखा देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यह आपका द्वीपकल्प ये रहा। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और आपको क्लियरली दिख जाएगा ये। दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है सर। अब देखो यहाँ पर, देखो क्या क्या है यहाँ पे। ये बुंदेलखंड को छोड़ दो, यहाँ पर आपको दिखेंगे सतपुड़ा, दिख रहे हैं? ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा हाँ सर। विंध्य पर्वत। ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है। ये है आपके सतपुड़ाज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो महाराष्ट्र पठार है, तेलंगाना पठार है, यहाँ पे कर्नाटक पठार है। ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पर देखोगे तो ये आपको गांठ जैसा, नॉट जैसा कुछ दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी हिल्स और कार्डमम हिल्स। ठीक है। ये जो है आपको पूरा का पूरा जो कंटिन्यूएशन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, लिखा हुआ है वहां पर। और ये जो आपको देखो यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन में है कि जैसे ये कंटिन्यूएशन में लाइन बन गई, वैसी लाइन यहाँ बना सकते हो कि नहीं बना सकते? देखो ये है, अब यहाँ पर एक नदी दिख गई, फिर ये है, फिर एक नदी दिख गई, फिर ये है, फिर एक नदी दिख गई, फिर ये है, फिर एक नदी दिख गई, फिर ये आ गई। ठीक है। इसकी वजह से जो पूर्वी घाट है वो क्या है? वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो टूटा हुआ है बीच बीच में। कहाँ से टूटा हुआ है? जहाँ से नदियां बहती हैं। और सारी नदियां वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। कौन कौन सी नदी दिख रही है? ये गोदावरी हो गई, यहाँ पे कृष्णा हो गई, नीचे की तरफ यहाँ हो गई तो कावेरी हो गई। ठीक है, आया समझ में ये? हाँ सर। यस ठीक है। सर। तो इसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है? इसके अंदर याद रखना है कि इसके उत्तर में जो आपका द्वीपकल्प है, उसके उत्तर में सतपुड़ा है, सतपुड़ा के ऊपर विंध्य है। ठीक है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है। ठीक है। और बीच में जो है ये पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं द्वीपकल्प पठार या
पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, इसका दूसरा नाम है दक्कन पठार या डेक्कन प्लेटू। ये यहाँ पे लिखा हुआ है दक्कन से पठार, इसको याद रख लेना, ये पूरा है डेक्कन प्लेटू। आया समझ? यस हाँ सर। सर। ठीक है, यस सर। इसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर पठार। नागपुर यहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो मिक्स कुछ ट्रांजिशन जोन है, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर पठार। वो इसकी नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आया समझ में? और एक और मजेदार चीज सुनो, आप लोगों ने अभी खचतरी के बारे में पढ़ा, जब दो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या होता है, तान तान होता है ना। तान की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फॉल्ट बनेगा, खचतरी बन जाएगी। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये खचतरी है पूरी, इसको मालदा फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका ये टूट कर, ये वाला जो हिस्सा है मेघालय प्लाटू वगैरह, ये इससे टूट कर अलग हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं मालदा फॉल्ट या मालदा खचतरी। ठीक है, चलो ये समझ आ गया आप लोगों को सबको? यस सर। यस सर। यस सर, आया समझ में। चलो द्वीपकल्प आपको समझ आ गया, अब इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद बाकी के बचे हुए टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है द्वीपकल्प जो है वो क्या, एक सेकंड में को इसका साइज कम करने दो। हाँ ठीक है, उत्तर भारत के दक्षिण में, अभी मैंने आपको दिखाया दक्षिण में है, और हिंद महासागर की तरफ जो है उसको क्या बोलते हैं, भारतीय द्वीपकल्प बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटे मोटे पर्वत हैं और छोटे छोटे पठार हैं। ठीक है, उत्तर में क्या है, अरावली, और इसके साथ में ये देखो यहाँ पे लिखा है सर्वात प्राचीन वलीय पर्वत है। मैंने आपको बताया इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है वो। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। तो अरावली सबसे पुरानी माउंटेन चेन, सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज, वली का अर्थ क्या है? वली वली यानी फोल्ड। अभी तो बताया, ये प्लेट है, ये प्लेट है, दोनों एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, दाब होगा, प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ तो जब प्रेशर पड़ेगा तो फोल्ड बनेगा। आपके पास में पेपर होगा या कपड़ा होगा, अगर आप कपड़े को दोनों एक तरफ से ढकेलोगे एक ही तरफ में, तो क्या होगा, कपड़े में फोल्ड आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, होगा। हाँ सर होगा। तो ये जो फोल्ड है ये क्या है, ये पहाड़ जैसा बन गया ना, तो ये वली हाँ है, सर। इसी को वली पर्वत बोलते हैं। ठीक है, और अरावली क्या है, वो भी एक फोल्ड माउंटेन है, वली पर्वत है, और दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, आया समझ? जी सर। यस सर। यस अब सर। जो भारत का जो मैदान है उसको जो हमारा द्वीपकल्प है उससे सेपरेट करने के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है उत्तर में, उसके बाद पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, और नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया छोटा नागपुर का पठार है। आया समझ ये सब? यस सर। यस सर। वेरी गुड, यस सर। ओके। चलो बस आज इतना ही करेंगे हम लोग, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स। ठीक है, जो कोस्टल प्लेन्स है वो करेंगे, और उसके बाद ब्राजील की भू रचना समझेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। बाय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you. बाय थैंक यू सर। Bye bye. गुड नाइट सर। Good night. सर।